Good morning students, this is computer class हलवासिया विद्या विहार क्लास 12th। आज हम अपना अगला टॉपिक करेंगे और वो है, इससे पहले तक हमने लास्ट में तो ये स्ट्रिंग के 3 फंक्शन हम कर चुके थे, जॉइन, स्प्लिट और रिप्लेस। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वर्किंग विद सम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स, यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के कुछ मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करना। आपको ध्यान हो तो हमने जो इससे पहला फंक्शन चैप्टर किया था उसमें हमने रैंडम मॉड्यूल और मैथ मॉड्यूल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था। उसमें हम ये डिटेल्स पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। रैंडम मॉड्यूल किस लिए यूज़ करते हैं हम? रैंडम मॉड्यूल एक रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। तो इम्पोर्ट रैंडम, मान लो मैं बार बार रैंडम डॉट करके इसको कॉल नहीं करना चाहती। अगर हम ऐसा करेंगे तो जैसे ही हम रैंडम मॉड्यूल का कोई भी फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसको रैंडम डॉट, उस फंक्शन का नाम इस तरह से लिखना पड़ेगा। अगर मैं लिख दूँ एज आर, तो एज दिस इज़ ए, एज आर, तो अब मैं इसको आर से रिप्लेस कर सकती हूँ। मतलब रैंडम का ये एलाइस है या निक नेम है, आप कह सकते हैं, दूसरा नाम है, सेकंड नेम। अब मैं आर डॉट रैंडम, इसको मान लो एक्स में डलवा लिया, ये रिटर्न करता है कोई वैल्यू, तो आपको डलवानी पड़ेगी। रैंडम फंक्शन क्या करता है? इट विल जनरेट ए रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1 वेयर 0 इज इंक्लूडेड एंड 1 इज नॉट। मतलब जैसे ही आप रैंडम फंक्शन कॉल करेंगे, ये 0 से 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अब ये सोचो बेटा, 0 से लेकर 1 के बीच में, तो वो फ्लोटिंग पॉइंट ही होगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही होगा, लेकिन उसमें 1 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद आता है रैंड इंट। रैंड इंट फंक्शन क्या काम करता है? इसमें आप दो बाउंड देते हैं, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। ये जनरेट करेगा रैंडम नंबर जो ए से और बी के बीच में होगा। वो ए भी जनरेट कर सकता है और बी भी कर सकता है। मान लो मैंने किया है 5 to 7, तो ये 5, 6, 7 इनमें से कोई नंबर जनरेट कर सकता है। इट विल जनरेट एन इंटीजर नंबर बिटवीन लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, इंक्लूडिंग बोथ लोअर एंड अपर बाउंड। उसके बाद आता है आपका एक रैंड रेंज। आपको इनको एक्सेस ऐसे ही करना है। अगर आप इस तरह से इंपोर्ट करते हैं, दैट डिपेंड्स हाउ यू इंपोर्ट। अगर आप इस तरह से इंपोर्ट करते हैं तो वही जैसे रैंडम डॉट या आर डॉट रैंड रेंज, या आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंड रेंज। ठीक है। उस केस में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। तो रैंड रेंज में क्या करेगा? यहाँ भी आपको रेंज फंक्शन याद होगा बेटा, ये उसी से रिलेटेड है। रेंज फंक्शन जो आप फॉर लूप में यूज़ करते हैं, इसमें आप एक आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। अगर आपने दिया एक ही आर्ग्यूमेंट, मान लो मैंने 5 दिया, या 2 आर्ग्यूमेंट दिया आपने 5 और 10 दिया, या 3 आर्ग्यूमेंट लिए 5 और 100 और मान लो आपने 10 लिया, एक आर्ग्यूमेंट दिया, तो ये किस रेंज में? 0 से लेकर और 4 की रेंज में। इसमें अपर बाउंड कभी भी इंक्लूड नहीं होता है बेटा। अपर बाउंड रैंड रेंज में, आपको याद होगा रेंज में जो फॉर लूप है उसमें रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं, उसमें भी तो अपर बाउंड कभी इंक्लूड नहीं होता। अगर आपको 0 से 10 तक या 0 से 9 तक लूप चलाना है तो आप 0 to 10, 0, 10 दो ये बाउंड देते हैं ना, लोअर बाउंड अपर बाउंड। तो अपर बाउंड -1 तक ये रैंडम नंबर जनरेट करता है। अगर आप 2 आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब अगर एक दिया है इसका मतलब ये अपर बाउंड है, 2 आर्ग्यूमेंट दिए हैं इसका मतलब ये लोअर है और ये अपर बाउंड है। और अब ये कहाँ से कहाँ तक जनरेट करेगा? 5 से लेकर और 9 तक। ठीक है, अपर बाउंड इंक्लूड नहीं होता है। उसके बाद अगर आपने 3 आर्ग्यूमेंट दिए हैं तो पहला होता है आपका लोअर बाउंड, दूसरा होता है आपका अपर बाउंड, और तीसरा होता है स्टेप वैल्यू, जैसे आप फॉर लूप वाले रेंज फंक्शन में यूज़ करते हैं। स्टेप वैल्यू मतलब लोअर बाउंड, उसके बाद कितने नंबर से इंक्रीमेंट किया जाएगा। बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू होती है 1। अगर आप कोई वैल्यू देते हैं तो ये दिस वैल्यू विल बी एडेड एट एवरी स्टेप। पहला नंबर जैसे ये किस में से जनरेट करेगा? 5 कर सकता है, फिर 10 ऐड किया, 15, 25, 35 अप टू मान लो 95, 105, वो तो अपर बाउंड से ऊपर हो जाएगा। तो इस रेंज में यहाँ से यहाँ तक कोई भी नंबर ये जनरेट कर सकता है, रैंडम नंबर। ठीक है, रैंड रेंज।
इसमें आप एक आर्गुमेंट भी दे सकते हैं, 2 भी और 3 भी। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मैंने बताया था, मान लो आर डॉट यूनिफॉर्म एक्स में मैं रिटर्न करवाऊँ, ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है। एक आपका लोअर बाउंड, मान लो मैंने किया है 5 और 100। इट विल रिटर्न ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, रैंडम नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट रैंडम नंबर जनरेटेड बिटवीन लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करता है 5 और 100 लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में। इसमें एक क्वेश्चन होता है कि अपर बाउंड है वो इंक्लूडेड होता है, अपर बाउंड इंक्लूडेड होता है या नहीं, इसके बारे में अभी बात करेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपको, जैसे हमने किया था रैंडम फंक्शन, ठीक है, एक बार वापस इसी पे बात करते हैं। रैंडम फंक्शन ये क्या रिटर्न करता है बेटा? 0 से 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर। लेकिन अगर आपको रेंज कुछ और चाहिए, मान लो आपको चाहिए 50 से 70, इस रेंज में आपको रैंडम नंबर चाहिए, तो इसके जरिए आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इन दोनों का डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है वो निकालो। 70 माइनस 50 20, तो 20 इंटू रैंडम, ठीक है, प्लस जो लोअर बाउंड होता है 50, यानी उनका जो डिफरेंस है इनटू रैंडम प्लस लोअर बाउंड। इससे आप लोअर बाउंड प्लस डिफरेंस, यानी पर्टिकुलर लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में आपको कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है यूजिंग रैंडम फंक्शन, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि रैंडम फंक्शन, देखो बेटा ये किससे किसके बीच में, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आप ध्यान से देखो कि ये किससे किसके, 0 से 1 के बीच में कोई ना कोई रैंडम नंबर जनरेट करेगा, उसको 20 से मतलब जो डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई किया और लोअर बाउंड में जोड़ दिया, तो लोअर बाउंड से ज़्यादा ही होगा। और इससे ज़्यादा देखो अपर बाउंड से एक्सीड कर नहीं सकता, क्योंकि इनके डिफरेंस से आपने इसको मल्टीप्लाई किया है, और ये 0 से 1 के बीच में है। 1 से ज़्यादा होता ना तो ज़्यादा हो सकता था, यानी ये मैक्सिमम 1 हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 1 होगा नहीं वैसे कभी, अगर 1 हुआ तो ये 20 होता और अपर बाउंड तक पहुंचता। ठीक है, तो इस तरह से अगर मान लो ये 1 होता तो 1 इंटू डिफरेंस यानी 20 प्लस 50 तो 70 होता, लेकिन 1 होगा नहीं तो ये 20 से हमेशा कम ही रहेगा। 0 पॉइंट कुछ से भी, कुछ 0 पॉइंट समथिंग, चाहे 0.9 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 से तो कम ही होगा, वो इसमें ऐड होगा, तो आपका हमेशा लोअर बाउंड से अपर बाउंड के बीच में ही रहेगा। अब देखो जो यूनिफॉर्म फंक्शन होता है ना, वो यही इक्वेशन यूज़ करता है असल में, जो बैकएंड में है। आप इसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं आपको कुछ, या आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, लेकिन जो यूनिफॉर्म फंक्शन होता है वो यही वाली इक्वेशन यूज़ करता है। अब बात आती है कि यूनिफॉर्म फंक्शन अपर बाउंड इंक्लूड करता है या नहीं करता है। आपकी बुक में तो दिया है कि करता है, इंटरनेट पे मैंने सर्च किया, कहीं किसी ने बताया कि करता है, किसी ने बताया कि नहीं करता है। लेकिन आप पाइथन में जब इसे सर्च करेंगे, पाइथन में हेल्प लेंगे, तो उसमें बताएगा, या कहीं और भी मिल सकती है इन्फॉर्मेशन, कि यूनिफॉर्म होता है वो बैकएंड में। असल में होता क्या है, यूनिफॉर्म की जो कोडिंग है उसमें ये यही इक्वेशन यूज़ करता है। अब अपर बाउंड को ये इंक्लूड कर भी सकता है, नहीं भी। कब कर सकता है? दैट डिपेंड्स हाउ दिस इज़ राउंडेड ऑफ, किस तरह से राउंड ऑफ किया गया है। मतलब ये 0 से 1 के बीच में, 0 से लेकर और 1 के बीच में कोई नंबर जनरेट करेगा। अब वो कितने डेसिमल पॉइंट्स तक है, और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करने के बाद उसे राउंड ऑफ कैसे कर रहे हैं। मान लो ये 0.9 था और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1.8 हो गया, ठीक है ना। ये इस एग्जाम्पल में तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मान लो राउंड ऑफ इस तरह का यूज़ करते हैं कि ये डिजिट्स राउंड ऑफ, अगर मान लो राउंड, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ दिस इक्वेशन इज़ राउंडेड ऑफ, किस तरह से राउंड ऑफ किया जाता है उस पर डिपेंड करता है कि अपर बाउंड को कभी कभी ये इंक्लूड कर भी सकता है। वैसे नॉर्मली नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रैंडम नंबर 0 से 1 के बीच में ना जनरेट करता है रैंडम नंबर, 1 तो कभी करेगा ही नहीं। 1 नहीं करेगा तो ये जो डिफरेंस है ये एज इट इज़ नहीं रहेगा।
ये तब रह सकता है, मान लो इसको ये पहले ये इसको कंप्लीटली राउंड ऑफ कर दे, 0.9 इसने किया, पहले इसको राउंड ऑफ कर दिया, 1 कर दिया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया, तो हो सकता है ये अपर बाउंड को इंक्लूड करे। तो दैट डिपेंड्स हाउ इट राउंड्स ऑफ, अदरवाइज ये नॉर्मली नहीं करता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका, ये था रैंडम मॉड्यूल। उसके बाद आता है आपका स्ट्रिंग मॉड्यूल। एक स्ट्रिंग मॉड्यूल है जिसमें बहुत सारे फंक्शन हैं। ये फंक्शन बेटा आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और इस स्ट्रिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट करके कॉल कर सकते हैं। ये बताएंगे कि जो स्ट्रिंग्स हैं वो किस किस टाइप की स्ट्रिंग हैं, क्या क्या अवेलेबल हैं। जैसे स्ट्रिंग डॉट आस्काई अंडरस्कोर लेटर्स, ये पाइथन में जितने भी आस्काई लेटर्स हैं वो सारे लेटर्स रिटर्न करेगा। मतलब आस्काई लेटर में कौन से जितने भी लेटर हैं, लोअर केस, अपर केस, स्पेशल लेटर्स, डिजिट्स, सारे लेटर रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग डॉट आस्काई लोअर केस, ये सारे लोअर केस लेटर्स हैं वो रिटर्न करेगा, जैसे ए से स्मॉल जेड तक। उसके बाद है स्ट्रिंग डॉट, ये तो स्ट्रिंग डॉट क्योंकि स्ट्रिंग मॉड्यूल है आपका, फंक्शन ये है आपका आस्काई अपर केस, इट विल रिटर्न ऑल द अपर केस लेटर्स। उसके बाद है डिजिट, इट विल रिटर्न ऑल द डिजिट्स। हेक्सा डिजिट्स, इट विल रिटर्न ऑल द हेक्साडेसिमल डिजिट। हेक्साडेसिमल में कहाँ से होता है, 0 से लेकर 9 तक, और उसके बाद ABCDEFG। ठीक है, या ये स्मॉल में भी हो सकते हैं, ये कैपिटल में भी हो सकते हैं, इसलिए ये सारे रिटर्न किया है। उसके बाद स्ट्रिंग डॉट ऑक्ट डिजिट्स, ऑक्टल डिजिट्स 0 to 7। स्ट्रिंग डॉट पंचुएशन, जितनी भी पंचुएशन है पाइथन में, स्ट्रिंग पंचुएशंस, वो सारी रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद एक और फंक्शन होता है बेटा कैप वर्ड्स। कैप वर्ड आर्ग्यूमेंट में एक आर्ग्यूमेंट लेता है स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग के साथ क्या मैनिपुलेशन करेगा वो मैं बताती हूँ। दूसरा आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल होता है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। जो भी स्ट्रिंग आप इसमें एज ए आर्ग्यूमेंट देंगे उस पे वो तीनों स्ट्रिंग फंक्शन लगाएगा जो हमने पढ़े थे। सबसे पहले वो उसे स्प्लिट करेगा, जहाँ भी स्पेस है उस स्पेस के ऊपर वो स्प्लिट करेगा उस स्ट्रिंग को। उसके बाद स्प्लिट करने के बाद उसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो सेपरेट हो जाएगी ना। मान लो दिस इज माय पाइथन क्लास, ये मेरी है, ये मेरी स्ट्रिंग है और इसको मैंने कैप वर्ड इस फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट दे दिया। क्या करेगा, पहले इसको स्प्लिट करेगा, 1 2 3 4 5 अलग अलग स्ट्रिंग बन जाएंगी। उनको फिर कैपिटलाइज करेगा, मतलब पहला लेटर कैपिटल कर देगा, इसका पहला लेटर ये कैपिटल हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, और इसका ये और इसका ये। ठीक है, उसके बाद इन सबको वापस ज्वाइन करेगा, वापस ज्वाइन करके ये इस तरह की स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, ये क्या करेगा, तो इस तरह से आउटपुट देगा। सबसे पहले स्प्लिट करेगा इन 2 वर्ड्स बाय यूजिंग स्ट्रिंग स्प्लिट। उसके बाद इनको कैपिटलाइज करेगा, हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटलाइज कर देगा, और उसके बाद सबको ज्वाइन कर देगा वापस। ठीक है, सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो या तो अगर है दिया ही नहीं, या अगर आपने नन दिया है तो क्या करेगा, लीडिंग और ट्रेलिंग, मतलब उसके अंदर जितने भी मल्टीपल स्पेस होते हैं ना बेटा, उनको हटा के उसको रिप्लेस कर देगा बाय सिंगल स्पेस। मान लो अगर मैंने इसमें ये जो अभी हमने किया था, पता नहीं कहाँ किया था, जहाँ भी किया था उसमें अगर जैसे मैंने लिखा दिस, फिर 5 स्पेस दे दिए, इस 2 स्पेस यहाँ माय पाइथन क्लास, इस तरह से दिया है, तो जितने भी मल्टीपल स्पेस हैं उनको रिप्लेस कर देगा बाय सिंगल स्पेस। ठीक है, ये था आपका मॉड्यूल्स। उसके बाद आता है बेटा क्रिएटिंग पाइथन लाइब्रेरी। पाइथन लाइब्रेरी किस तरह से क्रिएट करोगे, आप अपनी खुद की लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करोगे। आपको ध्यान हो, हमने पाइथन मॉड्यूल्स पढ़े हैं। मॉड्यूल क्या होते हैं, व्हाट इज़ पाइथन मॉड्यूल। एक मॉड्यूल, पाइथन का मॉड्यूल क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। पाइथन मॉड्यूल इज़ अ पाइथन फाइल। पाइथन का मॉड्यूल है वो पाइथन फाइल ही होता है जिसका एक्सटेंशन .py होता है ना। कई सारे मॉड्यूल्स का जो कलेक्शन है दैट इज लाइब्रेरी। ठीक है, एक टर्म एक और होती है पैकेज।
पैकेज क्या होता है? पैकेज भी लाइब्रेरी जैसा ही होता है, जिसमें कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हर मॉड्यूल में कई फंक्शन हो सकते हैं। लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं और मॉड्यूल्स के अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। मॉड्यूल .py फाइल्स ही होती हैं, इसमें कई सारे फंक्शन होते हैं। .py फाइल्स से मतलब मॉड्यूल से बनती है आपकी लाइब्रेरी। अब पैकेज क्या होता है? एक लाइब्रेरी ऐसा भी पॉसिबल है कि लाइब्रेरी है, उसके अंदर कई सारे पैकेज हैं, हर पैकेज में मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शंस हैं। एक लाइब्रेरी में कई सारे पैकेज या सब पैकेज हो सकते हैं। कई बार लाइब्रेरी और पैकेज है वो इंटरचेंजेबली यूज़ होता है, मतलब कई बार हम एक लाइब्रेरी को पैकेज या पैकेज को लाइब्रेरी बोल देते हैं। वो छोटी लाइब्रेरीज जो होती हैं उनको बोल सकते हैं, ठीक है। जो छोटी लाइब्रेरी होती है हम उनको कई बार पैकेज भी बोल देते हैं या लाइब्रेरी भी बोल देते हैं, ठीक। इतना ही है इसमें, और ज़्यादा पजल होने वाली बात नहीं है। लाइब्रेरी और पैकेज, जो छोटी लाइब्रेरी होती है उनको हम कई बार पैकेज भी बोल देते हैं। अब जो पैकेज है या लाइब्रेरी हम बात करें, और उसमें एक पैकेज में और एक मॉड्यूल में क्या डिफरेंस है, वही है जो एक फाइल और फोल्डर में डिफरेंस है। एक फाइल है, ठीक है, वो किसी न किसी पर्टिकुलर टाइप की होगी। अगर वो प्रेजेंटेशन है तो .ppt एक्सटेंशन की एक फ़ाइल होगी। अगर वो कोई डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट है तो docs होगी। अगर स्प्रेडशीट है तो .xlxs एक्सटेंशन की फ़ाइल होगी, या exe अगर एग्जीक्यूटेबल फाइल है। इस तरह से कोई पर्टिकुलर टाइप का डेटा होगा, पर्टिकुलर फॉर्मेट का ये, और जिसकी कोई एक एक्सटेंशन होगी। एक कई सारी फाइल है, एक प्रेजेंटेशन है, एक डॉक फाइल है, ठीक है, आपका एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, एक JPG इमेज है आपकी .jpg, इनका कोई भी नाम हो सकता है, ABCD। हम बात करें फॉर्मेट की। इन सबको मैंने एक फ़ोल्डर में डाल दिया, ठीक है, ये बन गया फ़ोल्डर। फ़ोल्डर का कोई टाइप नहीं होता है, फ़ोल्डर में आप कितनी भी तरह की फाइल्स डाल सकते हैं। ये फ़ोल्डर होता है आपका पैकेज, उसके अंदर आपके ये हैं मॉड्यूल्स, आप ये समझ सकते हैं। अगर इन सब का टाइप .py है तो मतलब ये पाइथन फाइल्स हैं। तो पैकेज क्या होता है? जिसमें कई सारे मॉड्यूल्स आप डाल सकते हैं। एक ऐसा फोल्डर जिसके अंदर कई सारे मॉड्यूल्स आप डाल सकते हैं। अब फोल्डर में और पैकेज में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों सेम हैं? फोल्डर और पैकेज में डिफरेंस क्या है? एक फोल्डर है जिसके अंदर कई सारी .py फाइल्स हो सकती हैं, a.py, b.py, c.py, ऐसे इधर मान लो x.py, y.py, z.py। क्या डिफरेंस है फोल्डर में और पैकेज में? बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं एक्सेप्ट वन डिफरेंस। फोल्डर के अंदर सिर्फ .py फाइल्स होती हैं, हर फाइल को हम मॉड्यूल बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। पैकेज में भी .py फाइल्स होती हैं। इनके साथ साथ पैकेज में एक और फाइल होती है init.py _ init.py initialize _ init.py। अगर ये फाइल है देन किसी फोल्डर में अगर ये फाइल है देन दैट फोल्डर इज कॉल्ड पैकेज। अगर ये नहीं है तो वो एक सिंपल फोल्डर होता है, ठीक है। सिर्फ यही डिफरेंस है फोल्डर में और पैकेज में। मॉड्यूल समझ आ गया कि कोई भी .py फाइल है वो मॉड्यूल है। कई सारे मॉड्यूल्स का जो कलेक्शन है वो अगर आपने किसी फोल्डर में डाल दिया है देन इट विल बी कॉल्ड ए फोल्डर। अगर उस फोल्डर में _init.py_ ये फाइल है, चाहे ये फाइल ब्लैंक हो, ठीक है, अगर ये फाइल है तो वो फोल्डर आपका पैकेज कहलाएगा। अब इस पैकेज को आप लाइब्रेरी का नाम भी दे सकते हैं, या कई सारे पैकेज आपने बना लिए, एक पैकेज ये, एक पैकेज ये, एक पैकेज ये, उन सारे पैकेजेस को आप लाइब्रेरी बोल सकते हैं। एक लाइब्रेरी में एक पैकेज भी हो सकता है, एक से ज़्यादा पैकेज भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सब पैकेज भी हो सकते हैं। पैकेज के अंदर जो पैकेज होते हैं वो सब पैकेज होते हैं, ठीक है। इसके अंदर मान लो एक पैकेज और है, उस पैकेज के अंदर मॉड्यूल्स हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब आती है बात लाइब्रेरी खुद की लाइब्रेरी क्रिएट करना, क्रिएटिंग योर ओन लाइब्रेरी। कैसे क्रिएट करोगे? पहले तो लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है हर लाइब्रेरी का। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर या पाथ आपको डिसाइड करना पड़ता है। वो क्या है? आपने
फाइल एक्सप्लोरर में डायरेक्टरी देखी होगी, यूनिक्स पे काम कर रहे हैं तो यूनिक्स या लिनक्स में, तो उसमें सबसे पहले रूट डायरेक्टरी होती है, उसमें होता है होम, होता है फाइल सिस्टम, होता है बहुत सारी डायरेक्टरीज होती हैं। लेकिन अगर आप विंडोज़ में काम कर रहे हैं तो आपने देखा होगा सबसे पहले आपका जो यूज़र होता है, जो भी मान लो आपने जिस नाम से लॉगिन कर रखा है उस नाम की डायरेक्टरी होती है। जैसे जो भी यूज़र नेम होता है, मान लो दिस इज़ योर, मान लो योर, ठीक है, योर्स। उसके अंदर फिर क्या क्या है, उसके अंदर आपका है डेस्कटॉप है, उसके अंदर आपका डाउनलोड्स है, उसके अंदर आपका माई कंप्यूटर है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर या आपका डायरेक्टली आप इस तरह से लिखें, ये माई कंप्यूटर है ये, ठीक है। डेस्कटॉप में अलग बहुत सारी फाइल्स हैं, फिर डाउनलोड्स में बहुत सारी फाइल्स हैं। आपका ये जो ड्राइव है, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, इस तरह से। तो मान लो आपका एक पिक्चर्स का फोल्डर है, डी ड्राइव में है, डी ड्राइव में आपका पिक्चर्स का फोल्डर है, पिक्चर्स में भी आपके और भी कई सारे फोल्डर हैं, उसमें से एक पिक्चर है। उसके बाद उस पिक्चर फोल्डर में भी आपने कई सारे फोल्डर बना रखे हैं कि ये मेरा टूर पिक्चर है, ये मेरा स्कूल पिक्चर्स हैं, ठीक है, ये फैमिली पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो इनके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं। तो ये पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है कि ये रूट डायरेक्टरी है, उसके अंदर ये फोल्डर्स हैं, उस हर फोल्डर के अंदर ये फोल्डर है, ये आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही हर लाइब्रेरी का भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो लाइब्रेरी बोलो उसको, चाहे पैकेज बोलो। बेटा छोटी लाइब्रेरीज को पैकेज भी बोल देते हैं, तो इसलिए उसमें कंफ्यूज मत होना। तो हर एक लाइब्रेरी है, उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, कि जो लाइब्रेरी है, जो आपकी लाइब्रेरी है उसका नाम क्या है। जैसे नमपाई, हमने जो बिल्ट इन लाइब्रेरी पढ़ी है, नमपाई है, साईपाई है, आपका ये पैंडा है, फ्लास्क है, ये बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। उसके अंदर बहुत सारे पैकेज होते हैं, हर पैकेज के अंदर सब पैकेज भी हो सकते हैं, सब पैकेजेस के अंदर फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स के अंदर फाइल्स होती हैं, ठीक है। मान लो मैं इस तरह से बना रही हूँ कि माई लाइब्रेरी, मैंने इस तरह से बनाया। अच्छा, एक नेमिंग कन्वेंशन है कि नॉर्मली आपको ये जो लाइब्रेरी का नाम है वो स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहिए। क्यों? ताकि जब कोई इंपोर्ट करे तो उसे कभी अपर केस कभी लोअर केस ऐसे हैक्टिक ना होना पड़े। जैसे आप नॉर्मली आप देखते हैं मैथ जो मॉड्यूल्स हैं उनके नाम छोटे लेटर्स में ही होते हैं, स्मॉल लेटर्स में, वो ईजी रहता है टाइप करना, बस और कुछ नहीं। दूसरा जो सेपरेटर है वो अगर स्पेस की बजाय आप अंडरस्कोर यूज़ करें तो वो ठीक रहेगा। जैसे मैंने लिखा माई अंडरस्कोर लिब, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। इसके अंदर फिर मुझे सबसे पहला क्या स्टेप होगा कि मुझे मेरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो तैयार करना चाहिए। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मतलब सबसे पहले एक तो आपकी लाइब्रेरी, खुद की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर सबसे पहले फाइल यही होगी init.py, चाहे ये खाली हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे कोई फाइल डाल सकते हैं, मान लो मैं कोई और x.py मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर सब पैकेज बना दिया। अगर मैं इसको पैकेज बोलूँ तो सब पैकेज, या लाइब्रेरी बोलूँ तो इसके अंदर पैकेज डाल सकती हूँ। तो मान लो मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया, कोई भी फ़ोल्डर, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट फोल्डर है और उसके अंदर है a.py, b.py, और अगर मैं डाल देती हूँ init.py_, तो ये मेरा फोल्डर नहीं रहा, अब ये मेरा बन गया पैकेज। उसके बाद मैंने एक लिया सेकंड, ठीक है, उसमें मैंने डाल दिया x.py, चलो यहाँ पे x1 ले लेते हैं, x1.py, x2.py, ठीक है, ये मेरा दूसरा फोल्डर बन गया क्योंकि मैंने इसमें इनिट फाइल नहीं ली है। तीसरा मान लो एक और मैं ले रही हूँ, इसको ध्यान से देखना, थर्ड THIRD, थर्ड, उसके अंदर मैंने लिया है A1 और A1 भी मैंने फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर मैंने लिया है मानो लिया है I.py, J.py, init, एक्सक्यूज माई राइटिंग, init.py_, फिर मैंने लिया B, ये बेटा ये ध्यान रखना ये .py नहीं है, इसके अंदर मैंने लिया है I1 क्योंकि मुझे नाम नहीं मिल रहा तो इस तरह से लिया I1.py, J1.py और init.py_। अब देखो ये बन गया आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसको अगर मैं इस तरह से मैं यहाँ स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखूँ तो सबसे पहले मेरी क्या है, माई लिब, ठीक है, उसके अंदर इनिट फाइल है
और एक x.py एक डायरेक्टली एक मॉड्यूल है, मतलब ये एक मॉड्यूल है, फाइल नहीं, आप मॉड्यूल बोलो इनको, ये एक मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल है init.py अंडरस्कोर, एक है इसमें x.py मॉड्यूल, एक है इसमें, इसके अंदर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। देखो सेकंड क्या है आपका, एक फोल्डर है, क्योंकि इसमें इनिट फाइल नहीं है, अगर वो नहीं है तो ये एक सिंपल फोल्डर है। उसके बाद फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर क्या है, फर्स्ट के अंदर मॉड्यूल्स हैं बस, इनिट है तो इसके ये क्या बन गया, हमारा पैकेज बन गया। इसमें फिर से a.py है एक मॉड्यूल, b.py एक मॉड्यूल है और एक इनिट। ऐसे ही इसके अंदर जो सेकंड है उसके अंदर है x1 और x2। फिर जो थर्ड है उसके अंदर फिर, क्योंकि देखो इनके अंदर भी इनिट है, इनिट फाइल है, तो ये भी एक सब पैकेज हो गया, ये भी एक सब पैकेज, ये अच्छा सॉरी एक रह गया, इसके अंदर खुद के अंदर भी एक इनिट, नहीं तो ये भी एक फोल्डर बन जाएगा init.py अंडरस्कोर। थर्ड के अंदर पहले तो init.py है, जो थर्ड है उसके अंदर खुद के अंदर एक init.py, ठीक है। फिर उसके अंदर एक a1 फोल्डर है, फिर a1, ये एक पैकेज हो गया क्योंकि इसके अंदर इनिट फाइल है। अब इस पैकेज के अंदर a1 और a2 फोल्डर है या पैकेज, ये देखो इसके अंदर भी इनिट फाइल है, इसके अंदर भी, तो ये भी पैकेज है। तो a1 और a2 आपके बन गए सब पैकेज, क्योंकि ये इस पैकेज के अंदर है। a1 इज नॉट ए फोल्डर बिकॉज इट कंटेन्स इनिट फाइल, a2 इज ऑल्सो ए पैकेज, क्योंकि ये पैकेज इसके अंदर है तो इसको हम सब पैकेज कहेंगे, जैसे हम फोल्डर के अंदर सब फोल्डर डालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी खुद की लाइब्रेरी बना सकते हैं। इसी को स्टेप में समझाया हुआ है आपकी बुक में, आप एक बार पढ़ के देख लेना। सबसे पहले तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपका डिसाइड करो कि सबसे ऊपर क्या होगा, उसके बाद किस फाइल, किस फोल्डर में या किस पैकेज में कौन सा फंक्शन आपको डालना है, इस तरह से। उसके बाद अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट करो, जैसे इसने सबसे पहले ये बनाया है, ठीक है। आप कुछ नहीं, आप ये नोटपैड में जाके और ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना सकते हैं बेटा, कि सबसे पहले ये तो नाम लिखा उसने, ये अपनी लाइब्रेरी का नाम लिखा है, लाइब्रेरी या पैकेज। उसके बाद उसने एक फ़ाइल बनाई है, ये उसकी फाइल्स हैं, उसमें एक ये फाइल बनाई है, फिर एक ये फोल्डर बना लिया जिसमें ये 2 फाइल बना ली, फिर दूसरा फोल्डर उसके अंदर 2 फाइल, यानी इसके अंदर आपकी 2 फोल्डर हो गए, एक फाइल हो गई है। उसके बाद क्या किया इसने, इनिट फाइल इंक्लूड की है, init.py, ब्लैंक फाइल इंक्लूड की है, इसमें कुछ नहीं है, सब में जिसमें भी डाल दी, जैसे ये इसमें डाल दी, इसमें तो डलेगी क्योंकि ये टॉप मोस्ट है बेटा, ये किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, ये डायरेक्टली इसी के अंदर है। उसके बाद इसमें भी डाल दी, इसमें भी डाल दी, तो ये भी आपका सब पैकेज बन गया, ये भी आपका सब पैकेज बन गया, क्योंकि आप इसको पैकेज बोल रहे हैं इस बुक के अकॉर्डिंग। आप चाहो तो इसको लाइब्रेरी बोलो, ये पैकेज, ये पैकेज, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद जो आपका असल कॉन्सेप्ट है वो ये आता है बेटा कि आपने बना दी लाइब्रेरी, आपकी लाइब्रेरी बन गई। अब मुझे अगर इस फंक्शन, इस मॉड्यूल, ये जो मॉड्यूल है या ये जो मॉड्यूल है i.py, इस मॉड्यूल का एक फंक्शन यूज़ करना है, तो मैं कैसे करूँगी। सबसे पहले मैंने बना दी ये फाइल, ये .py वाली जितनी भी फाइल है ये इंटरप्रेटर में बनेगी। आप उन्हें सेव करते हो ना, सेव करो तो आप इस तरह से कर लो कि इस जगह सेव करो, ठीक है। ये बना दिया आपने फाइल। उसके बाद आपने इंपोर्ट कर लिया कि इस फाइल को इंपोर्ट, मान लो अब आप इंपोर्ट कैसे करोगे, तो हायरार्की, जैसे आप पाथ देते हैं ना बेटा, मान लो आपको, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि मान लो आपको ये पर्टिकुलर फ़ोटो खोलना है, ये पर्टिकुलर फोल्डर आप खोलोगे, तो आप ऊपर जो फाइल एक्सप्लोरर होता है उसमें पूरा पाथ तो दिया होता है ना, मान लो कि योर्स /d, ये आपका, उसके बाद पिक्चर्स, उसके बाद आपका ये स्कूल पिक्चर्स, उसके बाद जो भी इमेज का नाम होता है, इस तरह से पूरा पाथ होता है ना। इसी तरह से आपको अगर ये इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है तो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा।